बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ जो है वो 2-1 से पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली। 8 अगस्त से ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, जिसमें ओडीआई का स्क्वाड भी अनाउंस किया गया, जिसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान को रिटेन किया गया, बाबर आजम की वापसी हुई है और एक दो और प्लेयर्स हैं जिनको दोबारा से आजमाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तैयारी कर ली। 8 अगस्त को पहला ओडीआई जो है वो वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। एक दो और खबरें बाबर आजम को लेकर। फ़खर जमान, अनफॉर्चुनेटली ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि फ़खर जमान एशिया कप से भी, ना सिर्फ इस सीरीज़ से, ना सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज़ से, बल्कि एशिया कप से भी फ़खर जमान जो है वो रूल आउट हो गए हैं। उनको रेस्ट, हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस उनको मज़ीद अब रेस्ट की ज़रूरत है और पीसीबी ने कहा कि आप हमारा एसेट हैं, आप जब तक मुकम्मल रिहैब नहीं करते, मुकम्मल तौर पर फिट नहीं होते, वापस अब ग्राउंड में आप ना ही जाएं तो बेहतर है। खबरें ये आ रही हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में बाबर आजम को दोबारा से मौका दिया जा सकता है। एशिया कप के स्क्वाड में बाबर आजम को वापसी उनकी हो सकती है, लेकिन इट्स सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस। वेस्ट इंडीज़ में जो परफॉर्म करेंगे, ट्राई नेशन सीरीज़ पे उनको ट्राई किया जाएगा। T20 को अगर बात की जाए तो ये सिनेरियो है। लेट्स सी बाबर आजम की वापसी हो पाती है या फिर नहीं। उसके अलावा ट्राई नेशन सीरीज़ की चूँकि बात हो रही थी, अफगानिस्तान एशिया कप और सह मुल्की सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया और इस दफ़ा कप्तानी कर रहे हैं जनाब राशिद खान। और मोहम्मद नबी जो हैं वो अभी भी इस टीम का हिस्सा हैं, अभी भी इस टीम के साथ हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ में यूएई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इस पर बात करनी, प्लस इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जो 5वां टेस्ट मैच एक ड्रामाई अंदाज में भारत ने अपने नाम किया है। मोहम्मद सिराज की 5 विकेटें, कृष्णा की 4 विकेटें और बहुत सी तनकीद बुमराह पर हो रही है। वो तनकीद क्यों है, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, सबसे पहले तो बाबर आजम टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त बने हुए हैं। बाबर आजम की कहीं से भी कोई भी खबर आ जाए, पीसीबी भी बाबर आजम को नहीं छोड़ता, फैंस भी बाबर आजम को नहीं छोड़ते और आप जैसे जो तज्जियाकार हैं वो भी बाबर आजम को नहीं छोड़ते। कि एक टाइम पर कहते हैं कि बाबर को वाइट बॉल में होना ही नहीं चाहिए, नॉट इवन इन ओडीआईज, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेले, बाबर का टेम्परामेंट ही वही है। लेकिन अब जब T20 में उनकी वापसी की बात हो रही है, समझते हैं आपके T20 में दोबारा से चांस बाबर आजम को मिलना चाहिए? पहली बात तो ये कि इस ओडीआई में जो परफॉर्म करेंगे इस सीरीज में, प्लस ट्राई नेशन सीरीज में ट्राई करवा लिया जाएगा, वहां पे परफॉर्म किया, देन फिर एशिया कप इनकी सीट पक्की होगी। क्या कहेंगे अहमद इस पे? देखिए हमजा इसमें दो चीजें हैं। एक तो बाबर आजम की नो डाउट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगी, उसके साथ रिलेट करेगी बाबर आजम की इंक्लूजन एशिया कप के स्क्वाड में। उसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि बाबर को आप लेके किसकी जगह पे आ रहे हैं? आप लेके आ रहे हैं फखर जमान की जगह पे। क्या बाबर आजम जो फखर जमान का रोल था उस तरह से क्रिकेट खेल सकते हैं या उस तरह से अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बाबर के हमेशा ही स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन मार्क रहता है, जबकि फखर जमान का जो रोल था T20 टीम के अंदर वो एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ अटैकिंग क्रिकेट का उसका रोल था। तो मेरे ख्याल में जो बाबर की खेलने का अंदाज है, वे ऑफ बैटिंग है, वो फखर जमान के वे ऑफ बैटिंग से टोटली ऑपोजिट है। तो ये देखना पड़ेगा कि बाबर को का रोल फिर क्या डिफाइन किया जाएगा T20 में। मेरा ख्याल है कि जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें भी बाबर की इंक्लूजन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है ओडीआई की जो बाबर की परफॉर्मेंस होगी उस पे। अगर बाबर की परफॉर्मेंस किस तरह से अहमद इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे, क्योंकि वो ओडीआई सीरीज है, कंडीशन अलग है, ये T20 सीरीज है और ये दुबई की कंडीशन है, कंडीशन में फर्क है, फॉर्मेट में फर्क है। तो ओडीआई की बेस पे किस तरह से T20 में इनको कंसीडर किया जाएगा? देखिए हमजा, यहाँ तो पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे टेस्ट मैचेस खिला दिए जाते हैं। टेस्ट मैचेस बात तो है, प्लेयर्स आ जाते हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखें, आपका जो इस वक्त नेक्स्ट आपकी जो असाइनमेंट आ रही है वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज आ रही है और जाहिर है बाबर अभी सिर्फ ओडीआई टीम का ही हिस्सा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। T20 का अभी इफ्स एंड बट्स हैं, ऑल्दो के फखर इंजर्ड हुआ है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि बाबर वो रोल निभा सकता है, यानी ये बात की बात है। लेकिन मेरे ख्याल में व्हाइट बॉल क्योंकि सीरीज है आपकी, ओडीआई सीरीज है, सो उसमें बाबर अगर परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं से एक मीडिया में की तरफ से भी प्रेशर आएगा, फैंस की तरफ से भी प्रेशर आएगा। फिर इतना बड़ा टूर्नामेंट है, क्या आप रिस्क ले सकते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को सामने रखते हुए कि आप एक यंग टीम के साथ जाएं और एशिया कप में जाके आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? तो मेरे ख्याल में अभी तक अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक ही सीरीज जीती है ओवरसीज में और वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है, और उस वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हम 2-1 से जीते हैं।
जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 8-0 से हराया है। तो कहने का मकसद ये है कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की अगर आप इस वक्त करंट सिचुएशन देखें तो इन दोनों के दरमियान ये मुकाबला है कि कौन सबसे नीचे है और कौन सेकंड लास्ट पे है। सो आई थिंक जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आपको जब एशिया कप हो गया या आईसीसी इवेंट हो गया, इस तरह के इवेंट में जाते हैं तो सिर्फ आप यंग टैलेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल में फखर की एब्सेंस में बाबर की तरफ देखा जाएगा उस एक्सपीरियंस की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए। अच्छा, टी20 में हमने देखा कि बाबर आजम को मुड़कर नहीं देखा गया, लेकिन 25 के पूल में से अगर नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी मिलते हैं तो वो सिर्फ बाबर और रिजवान को मिलते हैं, उन्हीं के साथ गुफ्तो चुनीद होती है, डिनर किया जाता है और उस एक फुटेज के बाद ये खबर भी आ जाती है अनफॉर्चुनेटली फ़खर रूल आउट हुए तो फौरी तौर पर बाबर का रुख कर लिया गया। तो बाबर के बगैर कहीं ना कहीं पीसीबी का भी अहमद गुजारा नहीं है। पीसीबी ने वीडियो चलानी तो बाबर का सहारा लेना है, पीसीबी को सीनियर प्लेयर चाहिए तो बाबर का सहारा लेना है। नकवी साहब ने डेफिनेटली उन्हें कहा होगा कि जो हमारे सर्कमस्टांसिस रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, अब इंडिया के खिलाफ एशिया का बड़ा मार्का है तो हमें मोस्ट एक्सपीरियंस लोगों के साथ ही जाना चाहिए। शायद इस वजह से भी बाबर को कंसीडर किया जा रहा है। देखें, बाबर आजम इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा ब्रांड है। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे व्यूअरशिप हासिल नहीं करता। आप देखें कि सिडनी सिक्सर्स ने उसको प्री साइन किया और प्री साइन से लेके ड्राफ्ट के इवेंट तक और इवन पोस्ट ड्राफ्ट भी जो उनकी पोस्ट वगैरह आई हैं उस पर सबसे ज्यादा जो इंगेजमेंट है या व्यूअरशिप है या रीच है वो बाबर आजम की से रिलेटेड जो पोस्ट है या जो कंटेंट है उस पे आई है। सो इट मींस के इंटरनेशनल सर्किट में भी बाबर आजम की काफी ज्यादा अहमियत है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पे भी डिपेंड नहीं करती ज्यादा और आपकी पॉपुलैरिटी पे या आपकी क्या परसेप्शन है अमंग फैंस उस पर भी ज्यादा डिपेंड नहीं करती और डिपेंड करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 3-3.5 साल में अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ज्यादा सफर या अफेक्ट किया ही इस वजह से है क्योंकि हमने अपने प्लेयर्स को क्रिकेट से मुल्क से बहुत बड़ा बना दिया था। हमने सब कुछ करके देखा, हमने कोचिंग स्टाफ बदले, सिलेक्शन कमेटियां बदली, हमने मतलब पूरे बोर्ड के चेयरमैन जाते रहे, लेकिन अगर नहीं कुछ बदला था तो हमने अपनी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको चेंज नहीं किया था। तो जब हमने उनको चेंज किया तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। हम बात करते थे कि बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं है पाकिस्तान की, इस वक्त आप अगर बेंच स्ट्रेंथ देखें तो वो भी अच्छी खासी तगड़ी है। फिर हम कहते थे टैलेंट नजर नहीं आ रहा, तो जब टैलेंट ढूंढने पे आया पीसीबी तो हसन नवाज जैसे प्लेयर भी मिल गए, सुफियान मुकीम जैसे भी मिल गए और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में पीसीबी इस माइंडसेट से बाबर आजम को लेके आएगा कि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। आप बिल्कुल टोटली एक यंग टीम के साथ नहीं उतर सकते एशिया कप जैसे इवेंट में, और जब आप उतरेंगे भी और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच होगी या आपकी यंग टीम उस तरह से परफॉर्म ना कर सकी तो उसके बाद जो एक रिएक्शन आएगा फैंस की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी और अभी जो लोग उसको बिल्कुल हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये उनकी तरफ से भी एक आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो इन शॉर्ट बाबर आप कह सकते हैं कि जनाब यहाँ जलवा है हमारा, ठीक है। बाबर जो है वो गुजारा नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो अफगानिस्तान ने एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस किया जिसकी क़यादत जो है एक मरतबा फिर राशिद खान कर रहे हैं। एक वर्ल्ड कप में राशिद खान को कप्तानी दी गई लेकिन वो स्टेप डाउन कर गए, लेकिन अब दोबारा से इस एशिया कप में राशिद खान को कप्तानी दी गई। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट के हवाले से। अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद कुरैशी साहब, 5वां टेस्ट मैच उस पर बात कर ली जाए। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, क्या हिस्टोरिक विन इंडिया ने समेटी है। 2-2 से ये सीरीज़ बराबर कर दिया। शुभमन गिल बीइंग कैप्टन इतनी बड़ी सीरीज़ को लीड कर रहे थे, 2-2 से ये इख्तिताम पजीर हुई। ऑल्दो ये इंडिया मैच हारने जा रहा था लेकिन थैंक्स टू सिराज और जनाब कृष्णा जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अच्छा, अब इस मैच के बाद अहमद कुरैशी साहब, सुनील गावस्कर साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट क्या चीज़ है भाई। बुमराह क्या है जो सिर्फ एक मैच खेलता है, आगे 2 मैच फिर रेस्ट करता है फिर खेलता है, ये क्या वर्कलोड मैनेजमेंट है। ये आप लोगों ने टर्म निकाली, हमारे दौर में नहीं था और इसको गलत साबित कर दिया सिराज ने, जिसने 5 के 5 मैचेस खेले हैं। उन्होंने 180 से ज्यादा ओवर्स किए हैं और 10-10 ओवर के स्पेल करता रहा है। वही शुएब अख्तर वगैरह वो टाइम याद आ गया वापस, लंबे लंबे स्पेल जो कि बुमराह तो सोच भी नहीं सकता। सुनील गावस्कर साहब ने ये जो बात की है ना कि हमारे दौर में तो वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होती थी, उनके दौर में क्रिकेट लीग्स भी नहीं होती थी। अब जितनी ज्यादा लीग्स हो, उनका सिर्फ एक आईपीएल ही अगर आप देख लें तो वो 2-2.5 महीने का होता है। तो जब आप बैक टू बैक क्रिकेट खेलते हैं तो
फिटनेस के इश्यूज होते हैं। हाँ, बुमराह की फिजिक थोड़ी अलग किस्म की है, या उसके जो भी अलाइनमेंट्स हैं या उसकी जो बॉडी जिस तरीके से बिहेव कर रही है वो डिफरेंट है। सिराज का फिजिक डिफरेंट है, उसकी बॉडी डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है, और सिराज फिजिकली काफी फिट भी लग रहा था और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी लग रहा था कंपैरेटिवली बुमराह के अगर हम देखें। और उसने लगातार बॉलिंग की 5 टेस्ट मैचेस में, और आई थिंक के आउट क्लास बॉलिंग की। एक जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी इस 5वें टेस्ट मैच में वो ये थी कि ऑल ऑफ अ सडन इंडिया इस टेस्ट मैच में वापस आया है। अगर आप थ्रू आउट टेस्ट मैच देखें तो इंडिया एज सच इस टेस्ट मैच में कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, उससे हमें इस चीज को समझने में अंदाजा होगा कि इंडियन जो एक माइंडसेट है वो कितना स्ट्रांग है, और इंडियन क्रिकेट टीम के पीछे कितने ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा जब आया बॉलिंग करने के लिए अपने इनिशियल स्पेल में चौथी इनिंग्स में, तो उसकी बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी। हैरी ब्रूक ने भी अच्छा खासा फैंटा लगाया, जो रूट ने भी अच्छा खासा फैंटा लगाया। अब शुभमन गिल जो कि कप्तान है वो खड़ा हुआ था स्लिप पे, तो प्रसिद्ध कृष्णा काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था बॉलिंग करते हुए। तो मैंने देखा कि एक फील्डर इंडियन क्रिकेट टीम का बाहर गया, उसकी जगह आता है अभिमन्यु ईश्वरन। अब अभिमन्यु ईश्वरन को वो खड़ा करते हैं मिड ऑफ पे, और अभिमन्यु ईश्वरन प्रसिद्ध कृष्णा का कप्तान है डोमेस्टिक टीम में। अच्छा, यानी कि वो उसके डोमेस्टिक के कैप्टन को फील्ड पे लेके आए, उसके पास खड़ा किया कि ये बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहा है, इसका ये डोमेस्टिक का कप्तान है, इन दोनों ने साथ काम किया हुआ है, साथ खेला हुआ है, तो इनको आइडिया है एक दूसरे का, और ये कप्तान इससे किसी ना किसी तरह से परफॉर्मेंस ले लेगा। लगातार अभी मन्यू ईश्वरन सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे मिड ऑफ पे खड़ा रहा, और वो प्रसिद्ध कृष्णा को समझाता रहा, वो जिस तरह समझा रहा था वैसे वैसे वो बॉलिंग करता रहा। और अगर आप देखेंगे उस टेस्ट मैच में, तो अभी मन्यू ईश्वरन के फील्ड पे आने से पहले जो प्रसिद्ध कृष्णा का स्पेल है वो कोई और बॉलर लग रहा था, और जब वो फील्ड पे आया तो वो कोई और बॉलर लग रहा था। तो ये आप इंटेलिजेंस की उनका अंदाजा लगाएं कि उनकी क्रिकेट क्यों ऊपर गई है, कि हम तो इस तरह की इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजों से कोसों दूर है हमारी टीम। तो आई थिंक वो जिस तरह का माइंडसेट है, जिस तरह से वो ना सिर्फ टेक्निकली उनके प्लेयर्स बहुत ज्यादा साउंड हैं, बल्कि जो एक उनके पीछे एक पूरी एक जो मैनेजमेंट है उसकी भी इंटेलिजेंस ब्रिलियंट है, और इंडिया डिजर्व करता था ये टेस्ट मैच जीते। और खास तौर पे जिस तरह से हैरी ब्रूक और जो रूट की एक पार्टनरशिप लगी हुई थी, लग ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड किसी भी तरह से ये मैच हारेगा, लेकिन इंडिया ने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा, अपने बॉलर से उन्होंने टॉप नॉच की परफॉर्मेंसेस निकलवाई, और दोनों एंड से जिस तरह की बॉलिंग हुई है वो आउटस्टैंडिंग हुई है, और 35 रन भी नहीं उन्होंने बनाने दिए 4 विकेटों पे, तो मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग है। और कहीं ना कहीं हमें मेरे ख्याल में क्रिस वोक्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, इसी तरफ आ रहा था बिल्कुल। और वो एक टूटे हुए शोल्डर के साथ आया। ये जो आप इस तरह की चीजें देखते हैं, ये इस तरह का एक जो आप देखते हैं, ये चीजें देख के अहमद जो है ना, वो टेस्ट क्रिकेट मजीद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। टेस्ट क्रिकेट पर मजीद जो इंटरेस्ट जो होता है, अब देखो ना सिर्फ क्रिस वॉक्स बल्कि ऋषभ पंत भी देखा ना, उनके पांव पे बॉल लगा था और वो काफी ज्यादा तकलीफ में थे, लेकिन इसके बावजूद वो बैटिंग के लिए आए। इसी तरह क्रिस वॉक्स ने तो हाथ ही बाहर नहीं निकाला, रन लेना उनके लिए मुश्किल हुआ था। और एटकिंसन को भी क्रेडिट जाता है कि वो लास्ट बॉल पर जिस तरह से सिंगल ले रहे थे दिलेराना तरीके से, लेकिन अनफॉर्चुनेट रही इंग्लैंड की टीम। और ये डेफिनेटली इंग्लैंड की टीम को जो है वो एक अरसा दराज तक ये सीरीज जो है याद रहेगी। अब थोड़ी सी बात अहमद कर ली जाए, ये एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज जो कि अफगानिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, राशिद खान को कप्तान बनाया। राशिद खान ने कप्तानी ऑल्दो की भी है, लेकिन एक आपको याद है T20 वर्ल्ड कप था जिसमें राशिद को कप्तान बनाया गया, लेकिन फिर वो स्टेप डाउन कर गए, कोई प्लेइंग 11 का इशू था। अब इसमें मोहम्मद नबी, आखिर मोहम्मद नबी ने कब जान छोड़नी? अभी जो इनकी लीग हुई है अफगानिस्तान की अपनी, दोनों बाप बेटा खेल रहे थे, बेटा बाप को छक्के लगा रहा है, बाप बेटे को आउट कर रहा है, तो ये नबी के जाने का क्या कोई प्लान है? तारिक सईद साहब ने कमेंट्री के दौरान शोएब मलिक के लिए एक सेंटेंस बोला था कि दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। तो मेरे ख्याल में वो सेंटेंस मोहम्मद नबी पे ज्यादा फिट बैठता है, क्योंकि अगर आप नबी को देखें तो जिस तरह उनकी एज बढ़ रही है उसी तरह उनकी फिटनेस भी इम्प्रूव होती जा रही है, और ना सिर्फ फिटनेस इम्प्रूव हो रही है बल्कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उनके अंदर भी काफी ज्यादा आई थिंक इम्प्रूवमेंट हमें नजर आती है, और कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी ना होती
तो उनकी भी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि नबी को कब से रिप्लेस कर दिया जाता। तो आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम कि उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। राशिद की कप्तानी की जहाँ तक बात है, तो राशिद इज अ काइंड ऑफ कैप्टन जो चाहता है कि मेरी मर्जी का स्क्वाड हो, मेरी मर्जी की जो टीम के प्लेयर्स हैं वो हो, तो तब मैं कप्तानी करूंगा। एंड आई एम श्योर कि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है और उस स्क्वाड का अगर राशिद को कैप्टन बनाया गया है, तो डेफिनेटली इसमें राशिद की 110% जो मर्जी है वो शामिल हुई होगी और राशिद की मर्जी का स्क्वाड होगा तभी राशिद कैप्टनसी के लिए एग्री हुए हैं। और आई थिंक ये एक फाइन ऑलराउंडर हैं, ऑल दो उनके पिछले काफी अच्छे से परफॉर्मेंसेस भी टॉप नॉच की नहीं है, चाहे वो फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट्स लीग्स हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो। लेकिन आई थिंक उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि अफगानिस्तान को वो लीड कर सकें अलॉन्ग साइड जब उनके नबी होंगे, और भी काफी सारे उनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। मेरे ख्याल में वो राशिद की कैप्टनसी का जो लोड है उसको भी काफी हद तक कम करेंगे और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेज है उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। आई थिंक ये जो ट्रायल सीरीज है ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि एशिया कप से पहले अपनी तैयारियां करें। और अहमद यूएई साथ है, यूएई बांग्लादेश नहीं है, यूएई इसके साथ, और ये जो है वो ट्राई नेशन सीरीज में डेफिनेटली यूएई को फ़ायदा होगा। और बांग्लादेश के खिलाफ तो हम जो है वो हार गए, उनकी तैयारी पूरी है एशिया कप को लेके, लेकिन हमने देखना है कि हमारी तैयारी किस तरह से है। फर्दर आने वाले शोज़ में इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।